नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम कालाबाजारी और जमाखोरी से जुड़े कानूनी प्रावधान पर जानकारी देंगे। कालाबाजारी और जमाखोरी एक ऐसा नासूर है जिसकी मार जनता पर सीधे पड़ती है। कालाबाजारी और जमाखोरी करने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बनाया था और इसके लिए तहत केंद्र राज्य सरकारों के माध्यम से कुल 8 श्रेणियों की वस्तुओं पर नियंत्रण रखती है। केंद्र इस कानून में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकारों को नियंत्रण आदेश जारी करने के लिए कहता है और जिसके तहत वस्तुओं को स्टॉक यानी जमा करने की एक सीमा तय की जाती है। साथ ही साथ और सामानों के आवागमन पर नजर रखी जाती है और इसके जरिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बनाया जा सकता है और वस्तुओं के उत्पादन पर लेवी या कर भी लगाया जा सकता है। कुछ आवश्यक सेवाओं को हड़ताल पर जाने की इजाजत नहीं देने का प्रावधान भी है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ नवीन पांडे जी। नवीन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप फोन करके हमसे राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी से जुड़े कानूनी प्रावधान पर अगर आप किसी भी तरह की कोई कानूनी सहायता चाहते हैं या सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ से इसका समाधान पा सकते हैं। नंबर्स हैं 01206127 01206127 938। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नवीन जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आखिर है क्या? जी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ये एक ऐसा कानून है जो दुकानदारों को आवश्यक वस्तुओं के भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाता है। जी, हाल ही में हमने देखा था कि जब कोरोना काल आया था तो बहुत सारे दुकानदार ऐसे थे जो मास्क और सैनिटाइजर इसको जो है इसका भंडारण कर रहे थे और इसका कालाबाजारी करने के भी प्रयास कर रहे थे। उस समय भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत इन दोनों वस्तुओं को सूची में लाया गया और इनके भंडारण और कालाबाजारी को प्रतिबंधित किया गया था। जी, आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है ये उपभोक्ताओं के लाभ के लिए जो आवश्यक वस्तु है उनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को सक्षम बनाता है। जी, इस अधिनियम के अनुसार यदि आवश्यक वस्तुओं को अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है सरकार के द्वारा और यदि केंद्र सरकार को ये पता चलता है कि किसी वस्तु की कीमत कम आपूर्ति के कारण बढ़ रही है तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दे सकती है कि किसी एक निश्चित अवधि के लिए उस वस्तु की स्टॉक होल्डिंग यानी कि जमाखोरी को रोकने या उसकी सीमा तय करने के आदेश भी पारित कर सकती है। जी, बिल्कुल नवीन जी। नवीन जी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में आवश्यक वस्तुएं आखिर हैं क्या क्या? बिल्कुल, देखिए जो आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था ये सबको जानकारी होनी चाहिए। ये ऐसे समय में लाया गया था सन 1955 में जी, जब हमारा देश खाद्यान्न संकट से परेशान था और खाने पीने की जो वस्तुएं थी या जो कृषि उत्पादन जो हुआ करता था ना तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी थी और ना ही क्वांटिटी उतनी थी कि देश की जनता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। और उस समय आप सबने बड़े बुजुर्गों से ये सुना भी होगा कि उस समय भारत अपनी खाद्य जरूरतों की आपूर्ति के लिए ज्यादातर अनाजों के लिए जो है आयात पर आश्रित था, है ना। कई सारे एग्रीमेंट्स थे विदेशों के साथ जिसके तहत विदेशों से अनाज मंगाया जाता था
जैसे कि PL 480 एक एग्रीमेंट था जिसके तहत अमेरिका से गेहूं का आयात किया जाता था और उसी पर हम निर्भर थे। तो जीवन यापन के लिए जो भी वस्तुएं हैं जो आवश्यक हैं, उनका उत्पाद, उनका भंडारण और उनकी सही कीमत पर उपलब्धता, इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था। जो उद्देश्य है इस अधिनियम का वो है कि देश में आवश्यक वस्तुओं के निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था बनी रहे। सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की कीमत को स्थिर रखने की कोशिश करती है जी। और केंद्र सरकार ऐसी वस्तुओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य भी तय करती है। जैसे कि अभी हाल में यदि कोविड समय की ही बात करें तो कोविड और सैनिटाइजर्स के लिए भी जो है अधिकतम खुदरा मूल्य को तय किया गया था। इसके अलावा जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका अनावश्यक भंडारण, इसको रोकना भी इसका उद्देश्य है और कालाबाजारी पर प्रतिबंध लगाना, तो ये उद्देश्य है इस अधिनियम के। यदि आवश्यक वस्तुओं की बात करें भारत में तो जो लिस्ट है उसके मुताबिक पेट्रोलियम और उसके उत्पाद जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सॉल्वेंट, नेफ्था शामिल है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ जैसे कि तेल, सब्जियों और फलों के बीज, सब्जियां, दालें, धान, गन्ना और इनके उत्पाद जैसे कि चीनी हो गया, ये सब भी आवश्यक वस्तुओं की सूची में आती हैं। इसके अलावा जूट और कपड़ा, उर्वरक जो किसानों को चाहिए होता है अच्छी पैदावार के लिए, हैंड सैनिटाइजर और मास्क, और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो इस सूची में किसी वस्तु को जोड़ भी सकती है और सूची से हटा भी सकती है जी। तो ये सारी वस्तुएं हैं जो आवश्यक वस्तु की सूची में अभी तत्काल में मौजूद है। जी नवीन पांडे जी। नवीन जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अधिक कीमतों की शिकायत कहाँ की जाए? अगर किसी को इससे समस्या होती है, किसी को इससे परेशानी है, तो इसकी शिकायत कहाँ की जाए? और शिकायत के बाद अगर वस्तु अधिनियम 1955 की बात करें तो इसके तहत सजा का क्या प्रावधान है? जी बिल्कुल, देखिए, यदि कोई भी दुकानदार किसी भी आवश्यक वस्तु के लिए जो उसके निर्धारित खुदरा मूल्य है उससे अधिक यदि पैसे मांगता है कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यवसायी, तो उस दुकानदार या व्यक्ति के खिलाफ जो उपभोक्ता है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो कि 1800114000 इस पर कॉल कर सकते हैं जी। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पर भी जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वेबसाइट है www.consumerhelpline.gov.in। इसके अलावा www.consumeraffairs.nic.in या DSA@nic.in पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बावजूद इसके अलावा SMS के द्वारा भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। SMS करने के लिए जो मोबाइल नंबर है वो 8130009809 है। इस पर भी SMS भेज करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं जी। इसके अलावा कई राज्यों ने भी लोकल हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं और केंद्र सरकार ने भी अलग से भी कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्रालय की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के इन नंबर्स को देखा जा सकता है और इन नंबर्स पर टेलीफोन करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जी। यदि सजा की बात करें तो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यदि कोई भी व्यवसायी कालाबाजारी या इस प्रकार के जो भी प्रतिबंधित कृत्य है उनमें यदि लिप्त होता है तो ऐसी स्थिति में जो विभिन्न अपराध हैं, विभिन्न अपराधों में कम से कम 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की
कैद का प्रावधान है इस जी। अधिनियम के तहत। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के बीच फर्क क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए। साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है? जी, देखिए, जमाखोरी की यदि बात करें जी। तो जमाखोरी से तात्पर्य ये होता है कि किसी भी एक विशेष बाजार के अंदर यदि किसी उत्पाद या किसी वस्तु की बहुत भारी मात्रा में कोई व्यक्ति खरीद करता है और उसका भंडारण करता है, और इसके पीछे व्यक्ति का मकसद ये है कि बाजार में एक कमी लाई जाए उस उत्पाद के लिए या उस वस्तु के लिए, और जब कमी बन जाती है और लोगों को उस उत्पाद या वस्तु की आपूर्ति नहीं की जा सकती, तो ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर इस प्रकार से अत्यधिक खरीद कर रहा है और उसका भंडारण कर रहा है और उसका मकसद है कि कीमतें बढ़ाई जाए और कीमतें बढ़ाकर अनुचित लाभ उठाया जाए, इसको जमाखोरी कहते हैं। जी। जहां तक कालाबाजारी का सवाल है, कालाबाजारी को किसी भी कानून के अंदर कोई इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन या परिभाषा प्रदान नहीं की गई है। बिल्कुल। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस में इसको परिभाषित किया था, परिभाषित करने का प्रयास किया था, और उस समय ये कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति जो है, कालाबाजारी जो है, जी। यदि कोई व्यक्ति आपूर्ति में कमी ले आता है किसी भी प्रकार से या किसी भी माध्यम से, जी। और जब कमी आ जाती है तब वह अनुचित लाभ कमाने का प्रयास करता है, जैसे 2 गुने या 3 गुनी कीमत पर उत्पाद या उस वस्तु को बेचना, तो ये आपका जो है जमाखोरी में हो गया कि आप जानबूझ करके अत्यधिक खरीद करके अपने पास भंडारण कर रहे हैं। जी। और कालाबाजारी उसको कहते हैं जब भंडारण करके जब बाजार में कमी आ जाती है और आप उसको मुंह मांगी कीमत पर बेचना शुरू करते हैं। जी। और ये दोनों के दोनों चीजें जो है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक है और उपभोक्ता के लिए तो नुकसानदायक है ही। बिल्कुल। तो इन चीजों को प्रतिबंधित करने का प्रयास हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट या आवश्यक वस्तु अधिनियम करता है। जी बिल्कुल नवीन जी, कई और सवाल हैं इनसे जुड़े हुए जो हम आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम आपको कालाबाजारी और जमाखोरी से जुड़े कानूनी प्रावधान के बारे में बता रहे हैं, और इसके लिए हमारे साथ लगातार हमारे कानूनी विशेषज्ञ नवीन पांडे जी इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बने हुए हैं, जो आपको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई सवाल है या आप राय मशवरा करना चाहते हैं, किसी सवाल का समाधान चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नवीन जी, ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए कि एस्मा यानी कि एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट क्या है और इसकी क्या महत्ता है? जी ठीक है, एस्मा जो है यानी कि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून, इस कानून के तहत जो भी आवश्यक सेवाएं हैं जी, इन सेवाओं में हड़ताल को प्रतिबंधित किया जाता है। यह कानून लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले जितने भी कर्मचारी हैं जी, उनको किसी समाचार पत्र या अन्य दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है कि यह कानून लगाया जा रहा है। ऐसे ही उन कर्मचारियों को सूचित कर दिया जाता है कि एस्मा लागू किया जा रहा है जी, तो उसके बाद से जो कर्मचारी हैं इन सेवाओं से संबंधित उनका हड़ताल पर जाना प्रतिबंधित हो जाता है। एस्मा कानून जो है वो अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है जी, और एस्मा तब लगाया जा सकता है जब सरकार को ऐसा लगता है कि हड़ताल या किसी तरह की स्थिति की वजह से लोगों के लिए जो आवश्यक सेवाएं हैं वो बाधित हो सकती हैं या किसी प्रकार का बुरा असर पड़ने की संभावना होती है, तो ऐसी स्थिति में एस्मा लगाया जा सकता है।
और जो मकसद है इस कानून का वो ये है कि किसी भी परिस्थिति में जी जो आवश्यक सेवाएं हैं उनकी आपूर्ति किसी प्रकार से बाधित न हो और वो बनी रहे। जी बिल्कुल। नवीन जी, इस एक्ट या कानून के तहत सरकार या प्रशासन के पास किसी व्यक्ति के डिटेंशन की भी शक्तियां होती हैं? जी देखिए, एस्मा लागू होने के बाद यदि कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध और दंडनीय होता है। जी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जब एस्मा लागू हुआ हो किसी भी प्रदेश में या राष्ट्र के अंदर, तो इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति या उस कर्मचारी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। जी इस कानून में यह भी कहा गया है कि यदि किसी आवश्यक सेवा के रखरखाव के लिए ओवरटाइम करने की जरूरत हो तो जो भी संबंधित कर्मचारी है वह इनकार नहीं कर सकता ओवरटाइम करने से। और यदि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति जो कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित है और वहां का कर्मचारी है उसको यदि हड़ताल पर जाने के लिए उकसाता है या कोई आर्थिक मदद करता है कि हड़ताल हो वहां पर, तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक की सजा या 1,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों, 1 वर्ष की सजा के साथ 1,000 रुपए का जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। जी वित्तीय मदद यदि कोई व्यक्ति पहुंचा रहा है इस हड़ताल के लिए तो वित्तीय मदद पहुंचाने वाले व्यक्ति को भी 1 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है और 1,000 रुपए जुर्माना उसके साथ लगाया जा सकता है। जी। तो 1 वर्ष की सजा और 1,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान एस्मा कानून के तहत बनाया जाता है। बिल्कुल। नवीन जी, अगर इस कानून के तहत बात की जाए एडवाइजरी बोर्ड की, तो इसका गठन कब और क्यों किया जाता है, किन परिस्थितियों में होता है? देखिए, एडवाइजरी बोर्ड जो एस्मा कानून के तहत है ना जी, इसका गठन यह सरकार को जब भी ये लगता है कि किन्हीं कारणों से है ना आवश्यक वस्तुओं की किसी प्रकार से कमी होने की संभावना है और उन चीजों पर रोकथाम लगाना जरूरी है जी। तो ऐसी स्थिति में एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जा सकता है और एडवाइजरी बोर्ड जो है उसके ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वह जो है किसी भी जो वस्तु है या जो उत्पाद है उसका निर्माण, उत्पादन, भंडारण या विक्रय या उसकी मूल्य उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए कि समाज में जो है नागरिकों को इनकी आपूर्ति बिना किसी बाधा के पहुंचती रहे जी। या यदि कोई इनमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे इन संभावनाओं को रोकने के लिए या जो व्यक्ति इसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ किस प्रकार से कार्यवाही की जाए, इन सब के लिए एडवाइजरी बोर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है और उनके सुझावों के आधार पर ही सरकारें फैसले लेती हैं और जो आवश्यक कदम है वो उठाई जाती है। जी। नवीन जी, सरकार के पास क्या शक्तियां हैं कि वो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को बाधित होने से रोक सकें? जी देखिए, केंद्र सरकार के पास में बहुत सारी शक्तियां हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जी। क्योंकि जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो मकसद है वो यह है कि किसी प्रकार से भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न न हो जी। और जमाखोरी और कालाबाजारी जैसे कुप्रथाओं को रोका जा सके। तो इस कानून के तहत केंद्र सरकार के पास में वो शक्तियां उपलब्ध हैं कि वो उत्पादन की मात्रा, उनका वितरण, जैसे जो बहुत ही क्रिटिकल वस्तुएं होती हैं उनका प्रोडक्शन कितना हो, कैसे हो, किस तरीके से और उनकी सप्लाई चेन को कैसे मेंटेन की जाए, तो ये सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं
और केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकारों के पास भी काफी सारी शक्तियां होती हैं। यदि यह पाया जाता है कि किसी उत्पाद का अनाधिकृत भंडारण करके और कालाबाजारी या इस जमाखोरी की समस्या उत्पन्न होने के की संभावनाएं हैं, हाँ। तो ऐसी स्थिति में यदि एक तो लिमिट जो है वो तय की जा सकती है कि कितनी मात्रा में कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उसका भंडारण कर सकेगा। यदि किसी भी व्यापारी के पास में उस निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तु पाई जाती है तो उसको जब्त किया जाना, जब्त करके उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना, ये सारे अधिकार सरकारों के पास में होती हैं और सरकारें इनका बखूबी इस्तेमाल करती हैं आवश्यकता पड़ने पर। बिल्कुल नवीन जी, जिस तरह से आपने पूरे मामले को समझाया कि जमाखोरी क्या है, कालाबाजारी क्या है, इसके अपने प्रावधान क्या है, सजा क्या है, सारी चीजों को इतने बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।